नमस्ते। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको स्प्रिंग्स के बारे में बताया था। हमने सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स की भी बात की थी। ओके, चलिए आज कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं बेस्ड ऑन स्प्रिंग, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ओके, सो लेट अस कंसीडर दिस सिंपल क्वेश्चन हियर। मान लीजिए दो ब्लॉक्स हैं, ठीक है, एक का मास है 2 किलोग्राम और एक दूसरा ब्लॉक है और इसका मास है मान लीजिए आप 4 किलोग्राम। दे आर केप्ट ऑन ए स्मूथ सरफेस। ओके, दे आर केप्ट ऑन ए स्मूथ सरफेस and at some instant, this is a drawing of some instant, a force of 100 Newton is applied. Spring constant of this spring is 100 Newton per meter. Okay, and this block is accelerating towards right. The acceleration of 4 kg 2 meter per second square. Okay, so at some instant acceleration of 4 kg is 2 meter per second square. Find acceleration of 2 kg at same instant. Okay, second, acceleration of, I'm sorry, आपको निकालना है deformation in the spring at same instant. तो आपको दो चीजें फाइंड करनी है यहाँ पे। दिस इज द सिचुएशन, दो ब्लॉक अटैच्ड है। तो मुझे एक सिंपल सा क्वेश्चन बताइए, क्या ये दोनों ब्लॉक डिफरेंट एक्सेलरेशन पोजेस करेंगे या फिर सेम पोजेस करेंगे? जैसे हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, वन ब्लॉक देन स्ट्रिंग देन ब्लॉक देन स्ट्रिंग, यस, और हमने एक ब्लॉक पर कुछ फोर्स लगाया था, वहां पे सारे ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या था? सेम था। बट हियर क्या ये ब्लॉक्स सेम एक्सेलरेशन पोजेस करेंगे क्या? जैसे, और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सोच लीजिए आप, दिस इज ऑल्सो स्मूथ सरफेस। यहां पे अगर एक्सेलरेशन ऑफ 4 kgs 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, मुझे कि हालांकि हमें निकालना पड़ेगा, चलिए नंबर्स नहीं लेते हैं। तो सपोज एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg अगर a है, तो क्या आप बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg क्या होगा? वो भी a होगा। एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg वो भी a ही होगा। Why? Because this string cannot elongate. Yes, इसकी लेंथ इतनी है नहीं है, तो इसका ये पॉइंट जितने काइनेमेटिक पैरामीटर इस पॉइंट के जो भी होंगे, लाइक डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वो सबके सब इस पॉइंट के भी होंगे, बिकॉज दिस लेंथ कैन नॉट चेंज। एग्री? तो यहां पे अपन बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg भी कितना होगा? ए ही होगा। और आप वो एक्सेलरेशन सिस्टम के फ्री बॉडी डायग्राम से बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। कितना आएगा? 100 डिवाइडेड बाई 6। आप कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस। बट क्या मैं सेम आइडिया यहां अप्लाई कर सकता हूं? क्या स्प्रिंग अपनी लेंथ चेंज कर सकती है? यस, आंसर इज वेरी मच यस। ओके, सो आई कैन नॉट यूज दिस आइडिया फॉर स्प्रिंग. Well, what it means acceleration of 2 kg may be different from acceleration of 4 kg here. Means this point may be moving with some different acceleration and this may be moving with some different acceleration. So we'll see. Let's check what should be the answer and how to proceed. तो इसमें अपन एकदम क्रॉस लॉजिक यूज करेंगे, है ना, यानी न्यूटन सेकेंड लॉ का यूज करेंगे और एक फैक्ट क्या यूज करेंगे? That spring applies equal and opposite force on both of its ends at any instant. Okay, well, let's check.
तो मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है 4 kg पे फोर्स है, एक्सेलरेशन है 2 kg। अब मुझे बताओ 2 kg एक्सेलरेट किस फोर्स की वजह से कर रहा होगा, हु इज द एजेंट जो कि 2 kg को एक्सेलरेट करा रहा होगा, इज इट mg? नो, mg विल बी टेकन केयर बाय द नॉर्मल। कौन सा फोर्स होगा, द स्प्रिंग फोर्स। यस, 2 kg पे जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा वही फोर्स 2 kg को क्या करा रहा होगा, एक्सेलरेट। तो अवर एम इज व्हाट, our aim is to calculate acceleration of this 2 kg block. Okay, let's do it. So मान लीजिए इस चैप्टर का एकदम रीढ़ की हड्डी है ना, किसे बोल सकते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। इफ यू आर कंफर्टेबल देन बाकी चीजें अनफोल्ड होती जाती है। तो यहां पे आपका ये 2 kg का ब्लॉक है, यस, एंड यहां पे अब मुझे नहीं पता स्प्रिंग फोर्स कैसे लग रहा है, पहले मैं mg एंड नॉर्मल लिख देता हूं। अब स्प्रिंग दोनों टाइप के फोर्स लगा सकती है। स्प्रिंग कंप्रेशन में अगर है तो पुश करती है, और अगर स्प्रिंग एलोंगेशन में है तो पुल करती है। नाउ आई एम नॉट श्योर हियर कि ये स्प्रिंग 2 kg को पुश कर रही होगी या पुल कर रही होगी। सो लेट इट बी, मैंने अभी स्प्रिंग फोर्स ड्रॉ नहीं किया है क्योंकि मैं नहीं पहचान पा रहा हूं। तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो स्प्रिंग फोर्स कुछ इस तरीके से लग रहा होगा या फिर इस तरीके से लग रहा होगा। अब मैं चेक करूंगा कि इनमें से कौन सा पॉसिबिलिटी यहां होल्ड कर रहा है। अच्छी बात, अब चलते हैं 4 kg पे। तो 4 kg पे कितने फोर्सेस लग रहा है, एक तो 40, दूसरा नॉर्मल, लेट इट बी n2। एक फोर्स हमने लगाया हुआ है कितना, 100 न्यूटन, और इसका क्या भी पता है मुझे, एक्सेलरेशन पता है कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां भी ये नहीं पता मुझे कि स्प्रिंग पुश कर रही है या पुल कर रही है। देखो स्प्रिंग यहां तो पुश कर रही होगी तो दोनों को पुश कर रही होगी, पुल कर रही होगी तो दोनों को पुल कर रही होगी बाय इक्वल फोर्स बट इन अपोजिट डायरेक्शंस। यस, तो क्या ये न्यूटन थर्ड लॉ से आता है, सोचिए, है ना, कि स्प्रिंग अपने दोनों एंड्स को इक्वल अपोजिट फोर्स से पुल करती है, पुश करती है। इज इट आउटकम ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ? वेल, आई विल वेट फॉर योर आंसर ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। एनीवे, सो अब मुझे पता करने की स्प्रिंग क्या कर रही है। सो लेट इट बी, मैंने अज्यूम कर लिया कि भाई ये स्प्रिंग पुल कर रही है, ये अननोन है मेरे लिए, ठीक है। अब कहीं तो अज्यूम करना ही था, ठीक है। अगर ये प्लस आ गया तो मेरा अजम्पशन सही है, माइनस आ गया तो उल्टा हो जाएगा। ओके, वेल, कैन आई यूज न्यूटन सेकेंड लॉ? अच्छा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यूज करेंगे तो एक्सेलरेशन के हिसाब से आएगा, वर्टिकल में यूज करेंगे तो वर्टिकल में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो पहले अपन यही लिख देते हैं कि जो वाई डायरेक्शन है उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो फिर क्या होना चाहिए भाई, नॉर्मल ये जो n2 है उसे किसके इक्वल होना चाहिए, 40 न्यूटन के इक्वल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब x डायरेक्शन की बात करें, है ना, x y यूजुअल, ये x है और ये y है। तो x डायरेक्शन की बात करें तो क्या है, force in direction of acceleration. How much is the force in direction of acceleration? 100 minus force opposite to the direction of acceleration is how much? This is Fs. What can you write it as? Can write it as mass into acceleration. So mass is 4, acceleration is 2. So you got 100 minus Fs is equal to 8. Yes. So what you can write Fs? You can write Fs as, you can see, yes, 8 को इधर लाएंगे, Fs उधर चला गया तो 92 न्यूटन, एंड आई गॉट दिस 92 न्यूटन पॉजिटिव, यस और नो, मतलब मैंने जो डायरेक्शन एज्यूम की है वो सही है। और एक दूसरा सिंपल सा थर्ड क्या हो सकता है, मान लो एफएस होता ही नहीं, सोचो एफएस होता ही नहीं तो 100 न्यूटन इसको कितना एक्सेलरेट करा देता, 100/4, 100/4 मतलब कितना हो गया, 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और भाई ये तो सिर्फ 2 रखता है, इसका मतलब नेट फोर्स इन दिस डायरेक्शन इज लेस देन 100, मतलब कोई और फोर्स है जो 100 के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। यस, तो ये भी अंडरस्टैंडिंग है जो आपको ओवर द टाइम सीखनी है ना। इक्वेशंस ठीक है, पर आपको लॉजिक भी समझ में आना चाहिए कि आप मस्त ये डायग्राम देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और बता दिया आपने कि डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स किधर है। ठीक है, चलो भाई, अब आपका जो एफएस आ गया और हमें पता चल गया कि स्प्रिंग क्या कर रही है, पुल कर रही है, किसे, 4 kg को। तो भाई स्प्रिंग कैसे भी पुल कर रही होगी फिर 2 kg को। ओके, सो दिस गॉन, तो ये पॉसिबिलिटी रूल आउट हो गई। दिस इज द डायग्राम नाउ।
अब स्प्रिंग उतने ही फोर्स से पुल कर रही होगी, सो आई गॉट इट 92. Assume the acceleration of 2 kgs as some a which is unknown for you. Use न्यूटन सेकेंड लॉ. एक्स डायरेक्शन में पहले वाई में लिख लो, चलो भाई अगर जरूरत पड़ती है, जो कि जरूरत फिलहाल है नहीं. 20 न्यूटन. एक्स डायरेक्शन में क्या आएगा? फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन 92 is equal to mass into acceleration, so 2a. So a comes out to be how much? 46 meter per second square. Well, I hope you understood this particular part here. इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी. So at this moment this 2 kg block is also accelerating towards right only. How much? 46 meter per second square. Now let's solve this second part. Second part solve हो चुका है भाई. स्प्रिंग फोर्स कितना निकल गया है आपके पास? 92 न्यूटन. स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? 100. तो क्या हम हुक्स लॉ से डिफॉर्मेशन इन स्प्रिंग निकाल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल. तो सेकेंड पार्ट के लिए आप देखिए, बाय हुक्स लॉ आई कैन राइट दिस 92 इज इक्वल टू k इंटू एक्स. सो x कितना आ जाएगा आपके पास? 0.92 मीटर. और ये क्या है भाई? ये एलोंगेशन है. ये तो हमें यहां से ही पता चल गया कि स्प्रिंग क्या कर रही थी? पुल कर रही थी. तो एट दिस मोमेंट ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इस सिचुएशन में स्प्रिंग में कितना एलोंगेशन है? 0.92 मीटर का. स्प्रिंग फोर्स कितने का है? 92 न्यूटन का. और एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg कितना है? 46 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, वेल, now I want you to solve this question here, and under this condition I'm changing a little here. This is 30 meter per second square. Find these two parts. So this is a new question and this is your homework. ठीक है? What I changed is this acceleration of 4 kg. Here I made it 30. Try. वेल, आपने नोट तो कर ही लिया होगा ये क्वेश्चन, तो इसे जरूर करें, है ना. और अपन आगे बढ़ते हैं. चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखते हैं. एक स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है. दिस इज ए स्प्रिंग बैलेंस एंड हियर इज अ बॉल, हियर इज अ पुली, and a block. Okay, let's say the mass is 30 kilograms. अब ये जो हमारा स्प्रिंग बैलेंस आप देख रहे हैं, स्प्रिंग बैलेंस तो मैंने आपको सिखाया है ना. एक इंस्ट्रूमेंट है जो किस लिए यूज किया जाता है? टू मेजर मास. वैसे तो ये टू मेजर वेट होता है ना, पर आपको रीडिंग मास के टर्म्स में भी मिल सकती है. मैंने आपको एक यूनिट बताई थी, किलोग्राम फोर्स. अगर फोर्स 80 न्यूटन है तो किलोग्राम फोर्स कितना हो जाएगा? 8 किलोग्राम. ठीक है, ओके. ये मासलेस है, कोई दिक्कत नहीं. मेरा क्वेश्चन यहां पे सिंपल सा है, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस. ठीक है, मैं आपको 3 डायग्राम दे रहा हूं. डायग्राम 1, डायग्राम 2, ठीक है, एंड 3 here. This is diagram 3.
Okay, these are pulleys. In all the three cases, you have to tell me reading of spring balance. Options are 30 kgs. अच्छा, आपको रीडिंग 30 kg भी लिखी जा सकती है, 300 न्यूटन भी लिखी जा सकती है, दोनों करेक्ट रेट किए जाएंगे, ठीक है। दूसरा 60 kgs, तीसरा 0, चौथा कांट डिटरमाइन या इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट, वो ज्यादा अच्छा है। नहीं, लोग तो बोलेंगे ना हमसे हो ही नहीं रहा। आंसर इज डी, इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट। Alright, so these are the three drawings I gave you, and in all the cases I am asking spring balance का रीडिंग क्या है। क्या लगता है आपको आंसर 1 का क्या होना चाहिए? क्या होता है? What is the meaning of reading of spring balance? It is the spring force or tension in the spring. Yes? Well, let us solve in all the cases these blocks are in equilibrium. Okay, so how much force is acting here? The 300 Newton. So what is the tension in this string here then? Equilibrium condition है, तो ब्लॉक पे आप देखिए एक 300 नीचे लग रहा है, ऊपर क्या लग रही है? टेंशन। और ये जो डबल एरो में बनाता हूँ वो क्या भी दिखा दे रहा है कि पुली को ये स्ट्रिंग किधर खींच रही है? नीचे खींच रही है ना। तो ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम से मुझे मिल जाता है कि जो टेंशन है वो किसके इक्वल होनी चाहिए? 300 न्यूटन, ठीक है। या फिर अपन लिख सकते हैं 30 kgf, 30 किलोग्राम फोर्स। यस, उसने यहाँ पे किलोग्राम में दिया हुआ है आपको। अब ये टेंशन यहाँ पे आएगी, सेम स्ट्रिंग है, तो क्या हो रहा है भाई? स्प्रिंग बैलेंस को कितने फोर्स से खींचा जा रहा है? टी से। और टी कितना है? 30 किलोग्राम फोर्स। तो यहाँ का जो आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन ए, द रीडिंग इज 30 किलोग्राम। यस, और 300 न्यूटन। वेल, दिस इज द इजिएस्ट, आपको मैंने लास्ट क्लास में सिखाया भी था। तो यहाँ पे तो बहुत ही ईजी है। नीचे कितना फोर्स लग रहा है? 300 न्यूटन। यहाँ पे आपकी दो टेंशन आ रही है। हाँ, ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम में इतना दिखेगा। अपन थोड़े बड़े हो गए है ना, अब अलग से ड्रॉ करने की बार बार जरूरत नहीं है, यहीं पे समझ सकते हैं। तो ब्लॉक 300 नीचे, टेंशन ऊपर, इक्विलिब्रियम में है, तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई? 300 न्यूटन, और यू कैन राइट 30 किलोग्राम फोर्स। बहुत अच्छी बात। अब ये टेंशन स्प्रिंग को कितने फोर्स से खींचा जा रहा है? इसी टी से खींचा जा रहा है। तो यहाँ का जो आंसर आ गया वो कितना आ गया आपके पास? अगेन आगरा आ गया है ना, दैट इज 30 kgs। ऑलराइट, वेल व्हाट टू डू हियर? अच्छा भाई देखो, जितना मास इधर का उतना मास इधर का। ये सिस्टम भी किस स्टेट में होगा? बैलेंस स्टेट में होगा। एग्री? अच्छी बात। मतलब हियर हम कंक्लूड कर सकते हैं, हियर ब्लॉक्स आर इन इक्विलिब्रियम। सही बात। ओके, सो अब क्या करें भाई? इसका फ्री बॉडी डायग्राम 300 न्यूटन नीचे, यहां कुछ टेंशन आ रही है, से कॉल है T1। तो इस T1 की वैल्यू फ्रॉम द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस आई गॉट 300 न्यूटन। अच्छी बात। यहां की टेंशन मैं कॉन्फिडेंटली तो नहीं बोल सकता कि सेम होगी, बट जो भी हम लिख देते हैं T2। ठीक है भैया, तो ये T2 कितना आ गया? ये भी 300 न्यूटन। अच्छी बात। तो आपका जो T2 है वो भी आ गया आपके पास 300 न्यूटन। अब स्प्रिंग बैलेंस, तो स्प्रिंग बैलेंस को ध्यान से देखिए। इसे इधर से खींचा जा रहा है T2 से, इधर से खींचा जा रहा है T1 से, और आपको पता है स्प्रिंग अपने दोनों एंड पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाती है। सो नो मैटर व्हाट, T1 T2 इक्वली आएगा। और फिलहाल किसके इक्वल है? 300 न्यूटन के। और ये जो T1 T2 है यही आपका क्या है? स्प्रिंग फोर्स। तो यहां पर भी आपकी जो रीडिंग आएगी वो कितनी आएगी? 300 न्यूटन और 30 किलोग्राम फोर्स। मैं गारंटी दे रहा हूं बहुत सारे लोगों को पहली बार देख के लगा होगा कि आंसर 60 आना चाहिए, 60 kg आना चाहिए, है ना। 30 दो लटक रहे हैं दोनों साइड। एक्चुअली ऐसा नहीं है।
हर केस में स्प्रिंग को 300 से ही पुल किया जा रहा है। आप सोचिए यहाँ पे 300 से इधर, ये वॉल पुल कर रही होगी उसे 300 से इधर। हाँ, वैसे ही मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय वॉल ऑन दिस स्ट्रिंग, इट विल बी सेम 300 न्यूटन। तो इन ऑल द केसेस स्प्रिंग बैलेंस को क्या किया जा रहा है, दोनों साइड से 300 न्यूटन से खींचा जा रहा है, सिर्फ दिखाने का तरीका क्या है, डिफरेंट। ओके, सो इन ऑल द केसेस रीडिंग ऑफ माय स्प्रिंग बैलेंस विल बी व्हाट, इट विल बी 30 किलोग्राम फोर्स। वेल, आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अच्छा, अब ये सोचते हैं अपन कि ये स्प्रिंग बैलेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, पुली और यहां पे एक ब्लॉक हैंग कर रहा है, मान लीजिए 30 किलोग्राम का। दूसरी साइड एक और पुली और यहां पे इस बार ब्लॉक हैंग कर रहा है 50 किलो का। ठीक है भाई, अब मैं पूछ रहा हूं फाइंड रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस in steady state. Why did I use the term called steady state here? सिंपल, जैसे आप छोड़ेंगे तो यहां मास अलग है, यहां मास अलग है, तो ये नीचे की तरफ जाएगा, स्प्रिंग एलोंगेट हो जाएगा, स्प्रिंग इसे भी पुल करेगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। इन स्टेडी स्टेट कंडीशन ये होगी कि ये दोनों इक्वल एक्सेलरेशन एक्वायर कर लेंगे। ठीक है, अच्छा ये एक्सेलरेट तो करेगा ना भाई, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप, है ना? करने चाहिए ना, ये 50 किलो ये नीचे खींच रहे है ना, ये 30 ही है, तो ये सिस्टम किधर एक्सेलरेट करेगा, नीचे की तरफ। सो इन स्टेडी स्टेट कंडीशन दोनों के जो एक्सेलरेशन है आपको क्या मिल जाएंगे यहाँ पे, सेम। अच्छा, अब आपको पता है नो मैटर व्हाट स्ट्रिंग जो टेंशन है वो सेम अप्लाई करती है अपने दोनों एंड पे, या बोलो फोर्स सेम अप्लाई करती है। तो हालांकि ये स्ट्रिंग्स डिफरेंट है, पर स्प्रिंग की वजह से दोनों साइड टेंशन क्या आ गई, सेम टी। और यही टी किसके इक्वल होगी, आपकी एफ एस, और यही किसके इक्वल होगी, आपकी रीडिंग के इक्वल। तो यहां पे अपेरेंटली आपको क्या लगता है आंसर क्या आना चाहिए रीडिंग का, 30 किलो आना चाहिए या 50 किलो आना चाहिए या 80 किलो आना चाहिए या 20 किलो आना चाहिए? सोचते हैं भाई, देखते हैं। अब टी फाइंड करना है, हमारा रोल करते हैं। 30 kg का फ्री बॉडी डायग्राम, कितने फोर्स, 2, 300 न्यूटन नीचे और ये टेंशन ऊपर। 50 kg पर भी कितने फोर्स, 2 फोर्स, 500 न्यूटन नीचे और ये सेम टेंशन ऊपर। टेंशन सेम किसकी वजह से लिख पाए, स्प्रिंग की वजह से। अच्छा, यहां अगर ब्लॉक होता कोई तब इधर उधर टेंशन डिफरेंट आ सकती थी, बिल्कुल आ सकती थी। ओके, वेल, चलिए अब आप लोग सेकेंड लॉ की इक्वेशन लिखवा सकते हैं मुझे फॉर 30 kg एंड 50 kg। तो 30 kg, हाँ एक बात ध्यान रखें, जो मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, आप क्वेश्चन अलग से लिखा है, मैं भले उसी डायग्राम में सॉल्व कर रहा हूं, बट आपको एक अलग डायग्राम अपने सॉल्यूशन में बनाना है। ओके, सो दैट आप रिवीजन करें तो आपको पता हो कि क्वेश्चन क्या था। तो 300 इस पे लग रहा है, टेंशन इस पे इधर लग रही है, एक्सेलरेशन ऊपर आ गया। ठीक है भाई, क्या लगाओगे आप, फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन माइनस फोर्स अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छी बात है, इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन कहां से बना लो, 50 किलो से। तो 50 kg ये, 500 न्यूटन नीचे, टी ऊपर, और इसका एक्सेलरेशन ध्यान रहे किधर है, नीचे। तो इक्वेशन क्या आएगी, टी माइनस 500 या 500 माइनस टी? हाँ, कुछ लोग टी माइनस 500 बोल रहे हैं अब भी। तो 500
minus t is equal to 50a. Force and direction of acceleration minus tension is equal to mass into acceleration. So this is my equation 2. अब मुझे t चाहिए ना, a को एलिमिनेट करना है, कर लेते हैं, कोई बड़ी बात है क्या? आपकी चॉइस है. एक काम करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो a निकल आएगा हमारे पास सीधा सीधा. दिख रहा है आपको? जैसे ही ऐड किया तो 500 में से 300 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 200 इज इक्वल टू 50 और 30 कितना हो जाएगा? 80 a. तो भाई 20/8 आ गया है ना? कितना आ जाएगा? 4/5/2. ठीक है, तो ये आ गया आपके पास एक्सेलरेशन. दिस इज द एक्सेलरेशन दीज ब्लॉक्स विल बी हैविंग. अब ये किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम इसे फाइंड कर सकते हैं कि t क्या आएगा. तो चलिए इक्वेशन 1 में ही पुट कर देते हैं, तो देखते हैं क्या मिलता है अपने को t. सो t इज इक्वल टू, दिस इज 30a, a इज 5/2 प्लस 300. ठीक है, तो 15 बार ये कैंसिल, तो ये आ रहा है मेरे पास 75 प्लस 300, मतलब ये आ रहा है 375 न्यूटन. तो केजीएफ में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 से डिवाइड करोगे आप, सॉरी 37.5 किलोग्राम फोर्स. तो भाई यहाँ पर रीडिंग ना तो 30 है, ना 50 है, ना 80 है, ना 20 है. आप बोलेंगे एक भी करेक्ट नहीं है. करेक्ट है 37.5 किलोग्राम. ठीक है, सो दिस इज योर आंसर. ओके, एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि आप खुद का ऑप्शन ऐड करके आए, इतने ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं घूमना है. हाँ, उसमें आपको कोई ना कोई एक सही मिल जाएगा, पर फिलहाल हमारा आंसर क्या आ रहा है? 37.5. इजंट इट सरप्राइजिंग कि ये 30, ये 50 और ये रीड कितना करेगा? 37.5. क्योंकि उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो रीड क्या करेगा? जो टेंशन उस स्प्रिंग में आ रही है वो रीड करेगा. तो क्या स्प्रिंग बैलेंस हमेशा वेट रीड करता है? गलत बात है. ठीक है, हमेशा नहीं करता है. क्या वेइंग मशीन हमेशा वेट मेजर कर सकती है? जी नहीं, गलत भी बता सकती है वो, अगर एक्सेलरेशंस है वहां पे तो. सो वेल, आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा, देख लीजिए. ओके, अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं अपन, और कुछ और क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं, या सोच लो सिचुएशंस. इस चैप्टर को आप देखेंगे तो मैं पूरे चैप्टर में सिर्फ डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस आपके सामने पुट कर रहा हूं. अदरवाइज चैप्टर सिर्फ सिंपली किस पे बेस्ड है? आपका न्यूटन्स लॉज, इसलिए नाम भी है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. ओके, एक ब्लॉक है, ठीक है, इसका मास m है, एंड इट इज सिंपली हैंगिंग विथ दिस स्ट्रिंग. ओके, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, चलो भाई पहले ये बता दो टेंशन कितनी है? टेंशन इन स्ट्रिंग. सो व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग हियर? वेल, आई कैन फाइंड वेरी इजी. तो हम बार बार फाइंड कर रहे थे, है ना? तो फ्रॉम द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस ब्लॉक ओनली, इट इज इन इक्विलिब्रियम, सो टेंशन विल बी इक्वल टू mg. अच्छा, अगर इसे एलिवेटर में पुट कर दे, एक्सेलरेट कर दे, तो टेंशन mg से डिफरेंट आएगी. ओके, ठीक है, तो ये आ गया आपका t इक्वल टू mg. ओके, वेल, सेकेंड पार्ट ये इंटरेस्टिंग है, सोच के बताना है ना. फाइंड, मैं वर्चुअली सुन ले रहा हूं तुम लोगों को, है ना? फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक just after string
इज कट। तो क्या किया भाई, है ना, कैची है अपने पास, ठीक है, और ये लटका हुआ था, अपन गए खट से काट दिया। जैसे ही काटा, इसके बाद इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? काटने से जस्ट पहले एक्सेलरेशन कितना है? 0 है, क्योंकि टेंशन mg को बैलेंस कर रहा है और इसके पास नेट फोर्स कितना है? 0 है। तो इफ आई राइट जस्ट बिफोर, अब जस्ट बिफोर जहां भी आएगा ना, मैं उसे JB से लिखूंगा, ठीक है। द स्ट्रिंग इज कट, जस्ट बिफोर स्ट्रिंग इज कट, तब क्या है? तब ये ब्लॉक और इस पर लगने वाला है फोर्स mg और इस पर टेंशन, इसका एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि टेंशन mg के इक्वल है। इट इज एन इक्विलिब्रियम हियर। वेल, जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज कट, just after string is cut, तो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रिंग जैसे ही आपने काट दी तो स्ट्रिंग को जो पुल कर रहा था एजेंट, वो खत्म हो गया। तो भाई टेंशन आउट ऑफ सडन कितनी हो जाएगी? 0। सिर्फ कौन सा फोर्स लगा रह गया? mg। अब क्या फोर्स बैलेंस्ड स्टेट में है? जी नहीं, तो ये अब नीचे नेट फोर्स होने की वजह से एक्सेलरेशन भी नीचे आएगा। तो अपन लिख सकते हैं F इक्वल टू ma से, सो F इज mg इक्वल टू ma, so I am getting acceleration equal to g. So just after the string is cut, what is the acceleration of this block? Is g only. Good, कोई प्रॉब्लम? ओके, चलिए। See, what if this is the situation? Here the block, ठीक है, इसका मास m है, एक और स्ट्रिंग, इसका मास 2m है, ठीक है। ये स्ट्रिंग 1 है, ये स्ट्रिंग 2 है। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन यहां पे है, फाइंड एक्सेलरेशंस ऑफ बोथ द ब्लॉक्स जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज कट। Can you find acceleration of these blocks just after string is cut? Yes, you can. How? See? अच्छा, अब ये बताना जरूरी है कौन सी स्ट्रिंग हमने कट की है। तो चलो मैं आपको दे दे रहा हूं, जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग S1 is cut. Well, तो मैं जस्ट बिफोर पहले बताता हूं आपको, जस्ट बिफोर स्ट्रिंग इज कट, ठीक है। तो जस्ट बिफोर स्ट्रिंग इज कट, आपको पता है टेंशंस वगैरह आप निकाल सकते हैं। आई होप आप सीख गए हैं। यहाँ पे 2mg, यस, यहाँ पे एक टेंशन आएगी T2, यहाँ पे एक फोर्स लगेगा mg और यहाँ पे एक टेंशन आएगी T1। T2 की वैल्यू आप किसके फ्री बॉडी डायग्राम से निकाल सकते हैं? 2mg के फ्री बॉडी डायग्राम से। देखो कैसे, ये आपका 2m, और इसका वेट लग रहा है नीचे 2mg, यहाँ इस पर टेंशन लग रही है T2। तो आप फटाफट लिख सकते हैं T2 इज 2mg बिकॉज इट इज इन इक्विलिब्रियम। नहीं जा सकता ना, क्योंकि नीचे जाएगा तो स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ेगी या फिर इसे यहाँ से टूटना पड़ेगा। अभी कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, तो एक्सेलरेशन 0 है, वो हमने काइनेमेटिक्स के एक्सपीरियंस से बोल दिया, इसलिए T2 किसके इक्वल? 2mg के इक्वल। वेल, अब आता है आपके पास m, तो mg, T2, T1, ये तो सीख ही गए, इसका भी एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। तो वही T1 किस किस के इक्वल आ रहा है आपके पास? mg प्लस T2 के इक्वल आ रहा है। तो T1 की वैल्यू कितनी आ गई? 3mg, है ना। और एक्सेलरेशन इसका भी क्या है?
0। तो ये आप T1 की वैल्यू इन दोनों को सिस्टम मान के भी निकाल सकते थे। ऑल दोस थिंग वी हैव ऑलरेडी डन। वेट नाउ जस्ट आफ्टर S1 इज कट, जे का मतलब जस्ट आफ्टर, ठीक है, S1 इज कट। अब S1 जैसे ही कट कर दिया, बहुत ध्यान से सुनना है, तो ये दोनों ब्लॉक नेमली M एंड 2M, तो कौन सी टेंशन जीरो हो जाएगी आउट ऑफ सडन T1। बट मुझे T2 के बारे में कुछ पता नहीं है कि ये T2 जीरो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, अब सोचेंगे कैसे कि ये मेरा जो सिस्टम है, दिस सिस्टम, ये कुछ ना कुछ एक्सेलरेट करेगा भाई, है ना, क्योंकि इस सिस्टम पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है, 3 mg। यस, as these blocks are connected with a string, so they must move with same acceleration। ओके, हाँ, अगर m का एक्सेलरेशन 2m से ज्यादा है तो ये स्ट्रिंग स्लैग कर सकती है, बट अगर 2m का एक्सेलरेशन m से ज्यादा है तो ये स्ट्रिंग एलोंगेट नहीं कर सकती। मतलब दोनों के एक्सेलरेशन क्या आने चाहिए, सेम। हाँ, तो एक पॉसिबिलिटी जरूर है कि कहीं m का एक्सेलरेशन ज्यादा तो नहीं है 2m से, वो हम चेक करेंगे। ठीक है, फिलहाल मैं मान रहा हूं कि ये स्ट्रिंग स्लैग नहीं कर रही है, ठीक है, और ये नीचे कितने एक्सेलरेशन से गिर रहे हैं, मान लीजिए A0 से। ऐसा मैं कब बोल सकता हूं कि ये सेम एक्सेलरेशन से जाएंगे, ऐसा मैं तब बोल सकता हूं लेट S2 remains tight, S2 remains एंड जो टेंशन है इसमें वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0, या फिर ऐसे ही लिख लेते हैं, लेट S2 remains tensed, that is tension T2 is not equal to 0। ये मैंने अज्यूम किया है भाई, अब पता तो है ही नहीं ना कि ये स्ट्रिंग लूज हो रही है या नहीं हो रही है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, मैंने मान लिया कि नहीं हो रही है। ठीक है, और सॉल्व करते हैं। अगर सॉल्व करके याद आता है कि स्ट्रिंग स्लैग हो रही है तो हमारा अजम्पशन गलत है भाई। ठीक है, चेक करते हैं। तो आपको आता है न्यूटन सेकेंड लॉ लिखना, लिख दो। तो क्या लिखोगे आप, इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, इस पर नेट फोर्स लग रहा है 3 mg। ठीक है, तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, 3 mg नेट फोर्स इक्वल टू, दोनों के एक्सेलरेशन सेम है, सो ma0 प्लस 2ma0, इसका मतलब a0 की वैल्यू आ गई मेरे पास g, so I got acceleration g। now what is T2, let us check what is T2। अब T2 की वैल्यू निकालने के लिए आपको किसी एक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेना, किसी का भी बना लो। चलो मैंने 2m का बना लिया, अकेले 2m के फ्री बॉडी डायग्राम में कितने फोर्सेस आ रहे हैं आपके पास, 2 mg आ रहा है, और ऊपर क्या आएगा T2, इसका एक्सेलरेशन नीचे कितना है g। तो आप लिख सकते हैं यहां से नेट फोर्स 2 mg minus T2 equal to 2ma which is g, so T2 comes out to be 0। इसका मतलब स्ट्रिंग S2 becomes loose। ठीक है, ये स्प्रिंग क्या हो रही है आपकी, लूज हो रही है। ओके, मतलब इसमें टेंशन 0 हो जा रही है। तो क्या मैं इस आंसर को करेक्ट रीड कर लूं, नहीं, ये आंसर तो तब आया था जब स्ट्रिंग टाइट ही रह रही थी। तो फिर अब लूज हो जा रही है तो इसमें टेंशन कितनी आ जाएगी, फिर 0 आ जाएगी। तो फिर क्या एक्सेलरेशन आएंगे, देख लो, इसके पास सिर्फ mg का फोर्स बचेगा, और ये जो अपना 2m है इसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 mg का फोर्स बचेगा। तो इनके रेस्पेक्टिव एक्सेलरेशंस कितने ही आएंगे, फिर g ही आएंगे। सो व्हाट इज माय फाइनल आंसर इज दिस, कि जब हम स्ट्रिंग S1 को कट कर रहे हैं, हमने चेक किया है कि हमारी स्ट्रिंग S2 भी क्या हो जा रही है, लूज हो जा रही है, और दोनों के एक्सेलरेशन कितने आ रहे हैं, g डाउनवर्ड। समझ गए ये क्वेश्चन भी आप, अच्छी बात है। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा यार इतना ड्रामा क्यों किया, वाई वी डिड दिस, ये तो वैसे ही दिख रहा है मुझे g होगा, है ना, एकदम फ्री स्टाइल में। बट थोड़ा सा वेट करिए,
आपको पता चलेगा कि क्यों हम इतना फंडामेंटल तरीके से सोच रहे थे कि हमने माना कि टेंशन जीरो नहीं है, फिर हमने सॉल्व किया, टेंशन जीरो आ गई, तो फिर हमने फिर टेंशन जीरो कंसीडर करके इसको आगे सॉल्व किया। ठीक है, आंसर हमारे पास आ गया जी। ओके, तो मैं अगले क्वेश्चन में आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट टू थिंक दिस वे। ओके, अब यहां पे आप एक नोट लिख लीजिए। क्या? इफ ए स्ट्रिंग इज कट, लिखिए नोट, इफ ए स्ट्रिंग इज कट देन tension in it becomes zero instantly, मतलब उसी टाइम पे जैसे ही कट किया टेंशन बिकम जीरो। नाउ स्प्रिंग के बारे में भी लिखिए, इफ ए स्प्रिंग इज कट, इफ ए स्प्रिंग इज कट then tension in it becomes zero instantly। सेम थिंग, जैसे मेरे पास एक ब्लॉक है जो कि एक स्प्रिंग की हेल्प से हैंग कर रहा है। ठीक है, आई एम सेइंग ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम मीन्स व्हाट, इसका एक्सेलरेशन कितना है भाई? इट इंप्लाइज कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है, इक्विलिब्रियम में है, जो mg है, और स्प्रिंग की जो टेंशन है वो बैलेंस कर रही है। सो जस्ट बिफोर स्प्रिंग इज कट, ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस आ रहे हैं आपके? mg आ रहा है और स्प्रिंग फोर्स आ रहा है, जिसे आप टेंशन भी बोल सकते हैं। तो पहले तो एक्सेलरेशन जीरो है और आपका जो स्प्रिंग फोर्स है वो किसके इक्वल है? mg के इक्वल है। ये भी सॉल्व कर चुके हैं अपन। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इफ स्प्रिंग इज कट। आई एम आस्किंग जस्ट आफ्टर स्प्रिंग इज कट। तो कैसे सोचोगे आप? कोई घबराने की बात नहीं है, मैंने आपको बताया कि स्प्रिंग जैसे ही कट करेंगे अपन, इसमें जो टेंशन है या स्प्रिंग फोर्स है वो सडनली जीरो हो जाएगा। अब इस पे सिर्फ फोर्स कौन सा लग रहा है? अकेला mg लग रहा है, इससे कोई बैलेंस नहीं कर रहा। तो न्यूटन सेकेंड लॉ से mg इक्वल टू ma, तो इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वो g डाउनवर्ड आ रहा है। ठीक है, सेम एज स्ट्रिंग ओनली। ओके, लेट्स सी another situation। मान लो दिस इज द सिनेरियो, ठीक है, ये ब्लॉक m है और ये ब्लॉक 2m है। ओके, ये स्ट्रिंग है और ये स्प्रिंग है, देख ही पा रहे हैं आप। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, फाइंड टेंशंस, फाइंड टेंशंस इन बोथ स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, आपको स्ट्रिंग और स्प्रिंग दोनों में टेंशन बतानी है। बता सकते हैं? ठीक है, इजी है ये तो कैसे करोगे आप सॉल्व इसे? स्प्रिंग में टेंशन निकालने के लिए आपको किसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना चाहिए? 2m का, 2mg। स्प्रिंग फोर्स ऊपर ही आना चाहिए भाई, तभी इक्विलिब्रियम में रह सकता है कि नहीं? 2mg तो ऑलरेडी नीचे है, अगर स्प्रिंग भी नीचे फोर्स लगा देगी तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहा होगा।
जबकि दिया है इक्विलिब्रियम में तो स्प्रिंग पुल कर रही है, ये इसकी टेंशन है इन स्प्रिंग। तो अपने पास ये फोर्स फ्रॉम इक्विलिब्रियम स्टेट, आपको पता है कि अभी जो एक्सेलरेशन है 2m का वो 0 है, इस हिसाब से आपका जो स्प्रिंग फोर्स है वो कितना आ जाता है 2mg, दिस इज टेंशन इन द स्प्रिंग। अब आप किसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, m का, तो m पे एक फोर्स तो mg लग रहा है। अच्छा, स्प्रिंग फोर्स नीचे आएगा कि नहीं आएगा? अगर स्प्रिंग अपने एक एंड को पुल कर रही है तो दूसरे एंड को भी क्या कर रही होगी, पुल ही कर रही होगी। तो ये हो गई टेंशन इन स्ट्रिंग, जैसे मैं T बोल रहा हूं, तो इसका भी एक्सेलरेशन आपको 0 दिया हुआ है, तो आप क्या कंडीशन लिखेंगे यहाँ पे? आप लिखेंगे T मस्ट बी इक्वल टू mg प्लस fs एंड fs इज इक्वल टू व्हाट, 2mg, सो T बिकम्स 3mg। अभी तो टेंशन इन स्ट्रिंग है, इसे आप एक और तरीके से निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे? कंसीडरिंग these two as system, spring force will become internal force, ठीक है। so method 2 of finding tension in a string here will be consider this as the system, this block and another block 2m m, इसे आप सिस्टम ले लीजिए, कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए, ठीक है भाई। तो इसे सिस्टम ले लिया तो इस पर नेट फोर्स नीचे की तरफ कितना आ गया 3mg, स्प्रिंग फोर्स बिकम्स इंटरनल, तो फ्री बॉडी में अपियर नहीं करेगा, और ये टेंशन, तो आप टेंशन की सीधी सीधी वैल्यू क्या लिख पाएंगे 3mg, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन क्या है 0, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो ये एक और तरीका है, आप क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, टेंशन इन द स्ट्रिंग। अच्छा, अब मुद्दा उठता है जो मैं क्वेश्चन आपसे सच में पूछ रहा हूं यहाँ पे, फाइंड एक्सेलरेशंस ऑफ बोथ द ब्लॉक्स, accelerations of both the blocks just after string is cut, string string धागा, ठीक है, string is cut। तो अब सोचने वाली बात है, कट किया मैंने स्ट्रिंग को और मैं आपसे पूछ रहा हूं एक्सेलरेशंस ऑफ बोथ द ब्लॉक्स जस्ट आफ्टर। अब जैसे ही स्ट्रिंग को कट करेंगे, स्ट्रिंग में टेंशन कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ओके। बट व्हाट अबाउट स्प्रिंग? स्प्रिंग को तो कट नहीं किया ना आपने, तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना है और समझना भी है। आपको पता है कि स्प्रिंग का जो फोर्स होता है, स्प्रिंग फोर्स, वो kx के इक्वल होता है। तो जब तक कि x चेंज ना हो, जब तक डिफॉर्मेशन इन स्प्रिंग चेंज ना हो, तब तक स्प्रिंग फोर्स चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब आपने कट किया इस स्ट्रिंग को, स्प्रिंग का x सडनली चेंज नहीं हो सकता, डिफॉर्मेशन इन स्प्रिंग सडनली चेंज नहीं हो सकता, जब तक उसे कट ना करे वो सडनली चेंज नहीं हो सकता। इसका मतलब स्प्रिंग फोर्स खुद को आउट ऑफ सडन चेंज नहीं कर सकता, इट विल टेक सम स्मॉल टाइम, है ना, ए फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम टू चेंज इट्स डिफॉर्मेशन, सो टू चेंज इट्स टेंशन। तो हम क्या लिख सकते हैं, लिखिए यहां पे बिल्कुल बोल्ड लेटर्स में लिखिए, काफी इंपॉर्टेंट है नोट। देखो न्यूटन सेकेंड लॉ तो सबको आता है, F इक्वल टू ma, आप अपने पिछले क्लासेस में भी सुनते हुए आ रहे थे। बट जो एग्जाम ओरिएंटेड या जो थिंकिंग हमने डेवलप की है वो आपको काम आएगी आगे। तो ये जो मैं नोट लिखवाता रहता हूँ, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्वेश्चन सॉल्विंग पॉइंट ऑफ व्यू, तो उनको अच्छे से लिखा करिए। तो लिखिए यहाँ पे स्प्रिंग डज नॉट रिएक्ट instantaneously, spring 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 does not react spontaneously, या फिर instantaneously ज्यादा अच्छा है, instantaneously मतलब आउट ऑफ सडन। दैट इज स्प्रिंग फोर्स cannot change its value
out of sudden or instantaneously, underline not. इसी में लाइन चेंज करिए या लाइन छोड़िए एक, उसके बाद लिखिए however tension in string, 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 tension in string can change out of sudden. सिंपल रीजन, बिकॉज यहां की टेंशन कोई एक्स या उस पर डिपेंड, डिफॉर्मेशन पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है, तो ये आउट ऑफ सडन चेंज हो सकती है। लिख लिया हमने। तो क्या सीख गए अपन कि स्प्रिंग को अगर कट ना किया जाए तो स्प्रिंग का जो फोर्स है वो अचानक से नहीं बदलता, जबकि स्ट्रिंग का फोर्स अचानक से बदल सकता है अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो, ठीक है। अच्छा चलो आगे सॉल्व करते हैं अपन इस क्वेश्चन को इस नोट के बेसिस पे। तो जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज कट, क्या स्प्रिंग फोर्स बदल जाएगा? जी नहीं। तो इसके लिए अभी जो मैंने लिखा था जस्ट बिफोर स्ट्रिंग इज कट, तो हम निकाल चुके हैं, वापस से मैं यहां बना दे रहा हूं, आपके पास ऑलरेडी ये पार्ट लिखा हुआ है, अभी हमने निकाला था 2 mg, और ये आपकी स्प्रिंग फोर्स था और एक्सेलरेशन इसका 0 था, तो आपने फटाफट लिख दिया था कि ये जो आपका एफ है वो किसके इक्वल है? 2 mg के इक्वल है। वैसे ही ये जो आपका m है, जो टेंशन आई थी यहाँ पे, दिस टेंशन, इसका भी एक्सेलरेशन 0 था, तो ये जो टेंशन है वो कितनी निकल के आ गई थी? 3 mg। तो ये थी आपकी जस्ट बिफोर स्ट्रिंग इज कट। अब मैं बात कर रहा हूं जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज कट। तो अब क्या करोगे आप जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज कट में? स्ट्रिंग तो कट गई ना, तो उसमें टेंशन फटाफट कितनी हो जाएगी? 0। तो अब ये जो स्ट्रिंग की टेंशन है वो हो जाएगी 0। इस पे और कौन सा फोर्स लग रहा है? mg का। और कौन सा लग रहा है? fs का। 2m पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? 2 mg। और ऊपर क्या लग रहा है? fs। द गुड थिंग इज टेंशन फटाफट से बदल गई, t से t डैश हो गई और वो 0 हो गई। पर क्या fs बदला? नहीं, fs अब भी उतना ही रहेगा जितना पहले था। तो fs कितना था? 2 mg। तो fs अब भी आपका 2 mg ही है। तो क्या अब आप देख सकते हैं कि व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ m? m के ऊपर नेट फोर्स कहां लग रहा है? डाउनवर्ड लग रहा है। कितना लग रहा है? mg प्लस 2 mg, मतलब कितना लग रहा है? 3 mg। तो इसका जो एक्सेलरेशन आएगा वो नीचे आएगा। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? नेट फोर्स mg प्लस 2 mg इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन कितना आ जा रहा है आपके पास? यू आर गेटिंग 3g, और वो भी किस डायरेक्शन में आ जा रहा है? डाउनवर्ड। So what is acceleration of m just after string is cut? Is 3g downward. What about acceleration of 2m? Well, आप 2m पे चेक करेंगे तो एक फोर्स है 2 mg, दूसरा फोर्स है वो भी 2 mg, इज इक्वल टू 2m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ 2m। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ 2m अब भी कितना आ रहा है? 0। So this block is not accelerating out of sudden, but this block is, क्योंकि इसकी स्ट्रिंग की टेंशन फटाफट से क्या हो गई थी? 0। गुड, कोई परेशानी? ओके। अब इसी का अगला पार्ट आप मुझे बताइए, ठीक है, वो क्या है लिखिए उसके बारे में। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम एंड द स्प्रिंग, SPRING, स्प्रिंग इज कट, स्प्रिंग इज कट। फाइंड टेंशन, or remove this, find accelerations of both the blocks just after spring is cut, just after spring is cut। देखिए कैसे करोगे। अब जस्ट बिफोर की स्टेटस आपको पता ही है, मैं बार बार नहीं लिख रहा है ना, 2 बार अपन लिख चुके हैं। जस्ट बिफोर स्प्रिंग इज कट, तो आपकी जो टेंशन है वो 3 mg के इक्वल है, और जो स्प्रिंग फोर्स है वो 2 mg के इक्वल है, ये हमें पता है। अब क्या लिख रहे हैं अपन? जस्ट आफ्टर स्प्रिंग इज कट, ठीक है।
जस्ट आफ्टर स्प्रिंग इज कट, कौन जीरो हो जाएगा? स्प्रिंग फोर्स, क्योंकि स्प्रिंग काट दी तो स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो. So spring force will change to F dash S and become 0. This is the block mg. इस पे भी लगता है स्प्रिंग फोर्स पर वो भी 0. और इस पे ऊपर टेंशन, देखो स्ट्रिंग जो है वो कट नहीं हुई है, धागा कट नहीं हुआ है, पर फिर भी धागे की टेंशन बदल जाएगी. सी, मैंने अगर इसे यहां से काट दिया तो क्या ये ब्लॉक एक्सेलरेट कर पाएगा? आंसर इज नो, नहीं कर पाएगा ये एक्सेलरेट, क्योंकि स्ट्रिंग उसे नीचे नहीं आने देगी, है ना, वो तो टूटी नहीं है. तो the acceleration of this block is still 0. ठीक है, acceleration of m, और आप लिख पाएंगे t dash is equal to mg. तो आप देखिए टेंशन in string has changed even though it is not cut. मतलब स्ट्रिंग की टेंशन, धागे की टेंशन सडनली चेंज हो सकती है, ठीक है, जबकि उसे कट भी नहीं किया. अब यहाँ पे अब देख पा रहे हैं हम कि ये फोर्स तो जीरो ही हो गया, अब इस पे एक ही फोर्स है, तो एक्सेलरेट करना ही पड़ेगा उसे. तो ये एक्सेलरेट करेगा नीचे, एक्सेलरेशन ऑफ 2m. तो आप लिखेंगे 2mg इक्वल टू मास विच इज 2m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ 2m. सो एक्सेलरेशन ऑफ 2m कम्स आउट टू बी g, और वो भी डाउनवर्ड्स. ठीक है, तो दीज आर द आंसर्स. अगर मैंने स्प्रिंग को कट किया तो आंसर क्या आ रहा है वो भी देख लो, स्ट्रिंग को कट किया तो क्या आंसर आ रहा है वो भी आपको समझ में आ ही गया होगा. ओके, एक और क्वेश्चन लिखते हैं, समझिए. तो पुराने के जैसा ही है, ये भी थोड़ा सा अंतर है. तो क्वेश्चन ये है कि एक ब्लॉक है, ठीक है, फिर एक और ब्लॉक है, और दिस इज द क्वेश्चन. ओके, इसका मास m है, इसका मास 2m है, और चलिए इसका मास 3m है. सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2 एंड स्प्रिंग. सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. Find accelerations and accelerations of all the blocks, ठीक है, and tensions in each string just after string 1 is cut. All right, just after string 1 is cut. So how to proceed? वैसे जैसे अभी हमने किया था, तो पहले अपन जस्ट बिफोर की कंडीशंस में इसे सॉल्व कर लेते हैं, देन जस्ट आफ्टर सोचेंगे अपन. तो जस्ट बिफोर स्ट्रिंग 1 इज कट, सिस्टम इक्विलिब्रियम में हम एक बात तो लिख ही सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक विल बी 0 बिकॉज सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. यस, हर चीज का एक्सेलरेशन 0. अब टेंशंस वगैरह देख लीजिए. तो कैपिटल M, यहाँ की टेंशन T1, यहाँ mg, टेंशन T2, फिर 2m, T2 ऊपर, 2mg नीचे, T3 नीचे, और फिर अपना ब्लॉक 3m, T3 ऊपर, 3mg नीचे. मैंने इंडिविजुअल से लिखा है, आप चाहें तो सिस्टम से भी उसे डायरेक्टली निकाल सकते हैं. तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ T1 इज, या यहीं से स्टार्ट करते हैं, T3 इज 3mg, नीचे से करेंगे तो अननोन्स नहीं मिलेंगे. T2 2mg प्लस T3, और T3 कितना आ चुका है, 3mg. सो T2 की जो वैल्यू है वो आ गई अपने पास 5mg. T1 mg प्लस 5mg विच इज 6mg. तो ये आप बड़े अच्छे से समझ चुके हैं, और इनमें आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको कि हाउ टू फाइंड दीज टेंशंस जस्ट बिफोर स्ट्रिंग इज कट. ठीक है, आप डायरेक्ट सिस्टम से भी निकाल सकते थे, जैसे यहाँ टेंशन निकालनी थी तो इससे पूरा सिस्टम ले लेते,
m 2m 3m 6m हो जाता, 6mg आ गई। वैसे ही जब S2 में निकालनी थी तो इसे सिस्टम मान लेते 2m and 3m प्लस स्प्रिंग, तो भी आ जाता। ठीक है, दैट यू कैन डू। अब एक्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ पे, जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज कट। सो जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग 1 इज कट, तो स्ट्रिंग 1 जैसे ही कट कर दी, स्ट्रिंग 1 में टेंशन तो 0 आ जाएगी, वो आप अच्छे से समझ ही चुके हैं। तो ये आपका ब्लॉक है M, तो इसको कट करने के बाद स्ट्रिंग 1 में टेंशन आ गई आपकी 0। स्ट्रिंग 2 में कितनी टेंशन होगी, आई एम स्टिल नॉट श्योर। ठीक है, उसे मैंने T2 डैश मान लिया, आई एम डोंट नो। वेल देन 2m एंड 3m। चलिए काम करते हैं, इनको अपन ऐसे ही ड्रॉ कर लेते हैं पूरे सिस्टम को, 2m 3m और ये स्प्रिंग। ठीक है, अब कुछ बात है जो आपको यहां पे ध्यान रखनी है, वो क्या होंगे कि ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग ने अपना जो फोर्स है क्या वो चेंज किया होगा, क्या स्प्रिंग फोर्स चेंज हुआ होगा यहां पे सडनली? तो आंसर है जी नहीं, स्प्रिंग फोर्स चेंज नहीं हुआ होगा आउट ऑफ सडन। तो समझते हैं फिर। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो पहले के जैसा ही होगा, और स्प्रिंग फोर्स मतलब टेंशन हियर T3। ये जो आपने माना है यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स है वो T3 है, यहाँ की जो टेंशन है वो T2 है, यहाँ की जो टेंशन है वो T1 है। तो ये चेंज नहीं हुआ है, हम जानते हैं। ठीक है, और ये अब भी कितना आ रहा होगा आपका 3mg। तो लेट्स, अब इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूं क्योंकि टेंशन एंड स्ट्रिंग चेंज हो सकती है, सो आई एम नॉट श्योर कि ये कितनी है। तो 1 by 1 अपनी थिंकिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो 3m की बात करें अपन, जस्ट द ब्लॉक 3m। सो आई एम सॉल्विंग हियर द ब्लॉक 3m। मैं 3m से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि इस पे सारे फोर्सेस मुझे अननोन है। तो 3m पे नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, वो कितना होगा आपका 3mg। ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो आपका क्या है, Fs only, which is also 3mg. So it is acceleration of 3m after the string 1 is cut is still 0. I hope you got it. Well, what about 2m? अच्छा, 2m पे अब भी नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा होगा 3mg। टेंशन T3 जो है वो चेंज नहीं हुई है। T2 कितना है मुझे पता नहीं है, तो यहाँ पे दो अननोन है। एक तो ये T2 भी नहीं पता है और एक्सेलरेशंस भी नहीं पता है। तो इससे पहले लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन मैंने जो आपको करवाया था, जिसमें 2 ब्लॉक स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड थे, हमने केस बनाया था। अब आपको समझ में आएगा वो केस का वैल्यू क्या है। ठीक है, तो अब अपन सॉल्व करने के लिए क्या मान लेंगे कि भाई दिस इज अवर ब्लॉक M, दिस इज 2m। ठीक है, और मान लेते हैं, लेट assume T2 dash is not equal to 0। मतलब ये जो स्ट्रिंग है S2 is still tight। तो अगर ये स्ट्रिंग टाइट है तो फिर इन दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन सेम आने चाहिए। आई होप यू एग्री विद दैट। अगर ये स्ट्रिंग लूज हो जाएगी फिर ये दोनों कितने भी डिफरेंट एक्सेलरेशन पोजेस कर सकते हैं। सो इनके एक्सेलरेशन सेम आना चाहिए। सो लेट इट बी A ओनली एंड लेट्स सॉल्व फॉर सिस्टम। सो सिस्टम पे जाने से मेरा जो अननोन है वो कम हो जाएगा। तो नेट फोर्स जो आ रहा है इस सिस्टम पे नीचे की तरफ वो 3mg आ रहा है। यस, एंड आपके पास जो ऊपर फोर्स आ रहा था वो T1 डैश आ रहा है जो कि 0 बन चुका है। सो आप आसानी से लिख सकते हैं T2 डैश आपके लिए इंटरनल हो चुका है। वेल, जो हमने इसे सिस्टम माना था तो इस पर मैंने एक वेट लगा दिया 3mg का, पर एक स्प्रिंग फोर्स भी आएगा ना यहाँ पे 3mg का, तो वो स्प्रिंग फोर्स भी एक्ट करेगा इस सिस्टम पे, दैट इज स्प्रिंग फोर्स Fs 3mg। तो अब आप क्या लिखेंगे इक्वेशन यहाँ पे, आप लिखेंगे यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स नेट कितना हो गया 3mg प्लस 3mg इज इक्वल टू ma प्लस 2ma। तो ये आ गया मेरे पास 6mg इज इक्वल टू 3ma। तो ये आ गया मेरे पास 2g, और वो भी किधर, डाउनवर्ड्स। यस, आई गॉट as इक्वल टू 2g एंड दैट इज डाउनवर्ड्स। अच्छा, अब अभी तक मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि मेरा आंसर आ गया कि एक्सेलरेशन ऑफ m and 2m is 2g डाउनवर्ड्स। इसके लिए मुझे वेरीफाई करना है कहीं T2 0 तो नहीं हो जा रहा है। लेट अस चेक।
तो मैं किसी भी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना के चेक कर सकता हूँ, 2m का भी और m का भी, आपकी चॉइस है, ठीक है, योर चॉइस कंप्लीटली, किसी का भी बना के चेक कर लो। तो चलो मैं m का बना के चेक कर रहा हूँ। तो m पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, फिर m के ऊपर एक फोर्स एक्ट हो रहा है mg, उसका खुद का वेट, एक फोर्स हो रहा है t2 डैश, एक फोर्स हो रहा था t1 डैश जो कि 0 है। एक्सेलरेशन आप अभी अभी निकाल चुके हैं जो कितना आया है 2g। वेल लेट्स पुट, तो आपको क्या मिलेगा, mg प्लस t2 डैश इज इक्वल टू m इंटू 2g, so t2 dash is coming out to be mg, well, which is not equal to 0, so our assumption is okay. So now our answers, let us write the answers finally. एक्सेलरेशन, अच्छा ये m का एक्सेलरेशन कितना आया, एक्सेलरेशन ऑफ m डाउनवर्ड आया 2g, एक्सेलरेशन ऑफ 2m डाउनवर्ड आया 2g, और एक्सेलरेशन ऑफ 3m डाउनवर्ड आया 0, कुछ आया ही नहीं। एक्सेलरेशन ऑफ 3m जस्ट आफ्टर द कट कितना आया 0। टेंशंस की बात कर ले तो टेंशन इन स्ट्रिंग 1 जस्ट आफ्टर द कट 0, टेंशन इन स्ट्रिंग 2 जस्ट आफ्टर द कट mg, tension in spring T3 which remained the same as 3mg. So these are my answers respectively, can check. तो अब आप समझ सकते हैं इस बात की वैल्यू कि हमने क्यों वो उस तरीके से सोचा था। क्या मैं यहाँ भी G और G लिख देता तो गलत हो जाता ना, ठीक है, ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। वेल, सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर, एंड होमवर्क मैं आपको दूंगा इस पे बेस्ड, उसे करिएगा। So, thank you.